Hello students, good morning all of you. We'll go through entire accounting standard once, complete revision of full property, plant and equipment. India 16 property, plant and equipment. Yes, India 16 property, plant and equipment. The first thing we have done is concept 1 meaning of property, plant and equipment. मैंने मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में तुम लोगों को सिखाया था दैट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बनने के लिए अपने को 4 कंडीशन सेटिस्फाई करनी है. कंडीशन नंबर 1, इट शुड बी ए टेंजेबल एसेट्स. अगर वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कहलाना चाहता है तो वो टेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स होना चाहिए, मतलब वो इंटेंजेबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि टेंजेबल फिक्स्ड एसेट्स इंडिया 16 में डील करते हैं, इंटेंजेबल इंडिया 38 में डील करते हैं. Second is it should be held for use in production of goods, held for use in administration. It is held for selling and distribution of goods and services. In short, it is held for production of goods and rendering of services, or it is held for earning rental incomes. It is held for earning rental incomes. So ये सब reasons होने चाहिए. और साथ में मैंने तुम लोगों को बताया था दैट और 2 कंडीशन है. इट शुड हैव सम इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड इट्स कॉस्ट शुड बी नोन टू द एंटरप्राइज. सो ये 4 कंडीशन थी. वो टेंजेबल होना चाहिए, हेल्प फॉर यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज और फॉर अर्निंग रेंटल्स. इट शुड हैव सम इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड द कॉस्ट मस्ट बी नोन टू द एंटरप्राइज. लेकिन साथ में ये बताया था कि उसका जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स है ना, खाली बेनिफिट्स होना ज़रूरी है, क्वांटिफिकेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड. तो उसके लिए मैंने यहाँ पे तुमको पॉइंट्स कुछ क्लैरिफिकेशन पॉइंट्स दिए थे. इफ़ एनी एंटरप्राइज इंस्टॉल सेफ्टी एंड पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स, दैट इज़ फायर एक्सटिंग्विशर्स, एयर प्योरीफायर्स, तो ये कोई डायरेक्ट इनकम पीएनएल के क्रेडिट में नहीं देते, बट ये इनडायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स देते हैं. सो खाली बेनिफिट्स मिलने चाहिए, बिकॉज इनके वजह से दूसरे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बेटर परफॉर्म कर पाते हैं. हम छोटे मोटे सिमिलर टाइप के एसेट्स को ग्रुप करके एक सिंगल पीपी बना सकते हैं. वी कैन एग्रीगेट मल्टीपल एसेट्स हैविंग इनसिग्निफिकेंट वैल्यू एज सिंगल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर रिपोर्टिंग पर्पस. एग्जाम्पल है मोल्ड, डाइज, ये सब. लेकिन अगर बहुत ही वैल्यू इमटेरियल है तो पीएनएल में राइट ऑफ कर देना चाहिए. अगर ग्रुप भी नहीं किया जा सकता, इमटेरियल वैल्यू है. इफ एनी एसेट इज नॉट हैविंग मटेरियल वैल्यू देन इट कैन बी एक्सपेंस्ड टू पीएनएल स्टेटमेंट इन द सेम ईयर. उसको कैपिटलाइज करके एसेट नहीं बनाना है. ये था मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. फिर आउट ऑफ स्कोप आ गया बायोलॉजिकल एसेट्स, दैट इज लिविंग एनिमल्स और प्लांट्स को अपने को प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के स्टैंडर्ड में नहीं लेना है. बायोलॉजिकल एसेट्स, लिविंग प्लांट एंड एनिमल्स जो है ना, इंडिया 41 में डील करेंगे. लेकिन बेरर प्लांट्स, वो जो फ्रूट ट्रीज है ना, दे आर इंडिया 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. जैसे मशीनरी गुड्स प्रोड्यूस करता है, फ्रूट ट्रीज फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं और 1 से ज़्यादा साल फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं. इंडिया 16 इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल ऑन मिनरल ऑयल्स, मिनरल ओर्स एंड अदर वेस्टिंग एसेट्स. इन पे अप्लाई होता है इंडियाज 106, जो कि अभी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है. नाउ इंडस्ट्री में यूज़ होता है बट तुम्हारे सिलेबस में नहीं है. और इंडिया 16 इज नॉट अप्लाइड ऑन रिटायर्ड एसेट्स. दैट इज व्हाट रिटायर्ड एसेट का मतलब है नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल. नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, इस पे अप्लाई होता है इंडियाज 106. इंडियाज 106 इज अप्लाइड ऑन दिस. नाउ मैंने तुमको बेरर प्लांट्स के लिए नोट्स दिया था. बेरर प्लांट्स फ्रूट ट्रीज है, लेकिन वो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं. क्या कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं? नंबर 1, इट शुड हैव यूजफुल लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर. उनकी यूजफुल लाइफ मोर देन 1 ईयर होती है. तो मैंगो ट्रीज, एप्पल ट्रीज, चेरी ट्रीज, ये सारे जो एग्जांपल्स है ये फ्रूट प्रोड्यूसिंग ट्रीज के ही तो है, और इनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा ही है. कोकोनट ट्री. एंड नंबर 2, उन पे जो फ्रूट्स भी लगने चाहिए वो 1 साल से ज़्यादा. इट शुड गिव इकोनॉमिक बेनिफिट्स इन द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस. हाँ, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस देना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स. Number 1, life more than 1 year. Number 2 is
वो जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस देंगे ना वो मोर देन 1 ईयर्स उससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलना चाहिए। सो एग्जांपल भी मैंने दिया, मैंगो ट्री है, फिर एप्पल ट्री है, कोकोनट ट्री है, आलमंड ट्री है, चेरी ट्री है। मेरा इंटेंशन यही होना चाहिए, मेरा इंटेंशन ये है कि मैं फ्रूट्स बेचूं, वो ट्री को कट करके नहीं बेचूं। अगर ट्री क्रॉप्स उनको कट करके उनका टिम्बर अगर मैं बेचता हूँ, वो क्रॉप्स अगर मैं हार्वेस्ट कर देता हूँ, तो फिर वो बेरर प्लांट्स नहीं है। यहाँ पे मैंने और फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए नोट दिया हुआ है, दीज ट्रीज आर नॉट ग्रोन विद एन इंटेंशन ऑफ गेटिंग इट्स लंबर, दैट इज इट्स वुड। ठीक है ना। इफ एनी ट्री और प्लांट is grown with an intention of getting its wood or crops, then it will be considered as biological assets, उसको biological assets माना जाएगा। and India's 14 is applicable। एग्जाम्पल है टीक वुड ट्री, हम लोग ग्रो ही करते हैं उसके वुड के लिए। पाइन वुड है, मेपल वुड है, क्रॉप्स है, क्रॉप्स तो हार्वेस्ट हो जाते हैं तुरंत ही, 1 साल में 2 बार क्रॉप्स लगाते हैं हम लोग, वो रबी एंड खरीफ। सो वो हार्वेस्ट हो जाते हैं, पूरे क्रॉप्स को काट ही लेते हैं हम लोग और उसमें से ग्रेन्स अलग करते हैं एंड रिमेनिंग जो है दैट बिकम्स फूड फॉर काउ बफेलोज। सो ये सब बेरर प्लांट्स नहीं है। बेरर प्लांट्स का मतलब है फ्रूट प्रोड्यूसिंग ट्रीज, वो ट्रीज जो फ्रूट प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग बोलते हैं बेरर प्लांट्स। और मेरा इंटेंशन पहले से फ्रूट्स का उसके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से को बेच के इकोनॉमिक बेनिफिट्स कमाने का इंटेंशन होना चाहिए, ना कि वो ट्री को कट करके उसके वुड को बेचने का इंटेंशन होना चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया चेरी ट्री का फ्रूट भी बिकता है, चेरीज भी बिकते हैं और एज वेल एज उसका जो वुड है वो भी कॉस्टली बिकता है मार्केट में। सो मेरा इंटेंशन क्या, अगर मेरा इंटेंशन उसका लकड़ा काट के बेचना है तो इंडियाज 41 में उसका अकाउंटिंग करूँगा, और मेरा इंटेंशन है कि मैं चेरीज बेचूंगा तो उसकी अकाउंटिंग होगी इंडिया 16 में। देन इट बिकम्स अ बेरर प्लांट्स, इट बिकम्स लाइक अ मशीनरी जिससे मैं गुड्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ, यहाँ से मैं फ्रूट्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ। उसके बाद में आ गया तो कॉन्सेप्ट नंबर 3, इनिशियल रिकॉग्निशन। अंडर इनिशियल रिकॉग्निशन क्या किया हम लोग ने, इनिशियल रिकॉग्निशन में हमने 4 सिचुएशंस को कवर किया। नंबर 1 इज पेमेंट बाय कैश, पेमेंट बाय इमीडिएट कैश। नंबर 2 इज exchange of assets, and number 3 is self constructed assets, and number 4 was hire purchase acquisition। सबसे पहले ये exchange of assets तो हम लोग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में भी कर चुके थे, हायर परचेज डिफर्ड पेमेंट ये भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में भी कर चुके थे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही 2 बनता है, दैट इज पेमेंट, इमीडिएट पेमेंट एंड सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट। सो आ गए हम लोग एक्विजिशन बाय इमीडिएट पेमेंट में। एक्विजिशन बाय इमीडिएट पेमेंट में मैं खरीद रहा हूँ और इमीडिएटली पे कर रहा हूँ। उसमें एक्सपेंसेस 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, परचेज प्राइस प्लस रिलेटेड एक्सपेंसेस प्लस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रिमूवल। परचेज प्राइस जो होता है उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना चाहिए, परचेज प्राइस नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। रिलेटेड एक्सपेंसेस में सबसे पहले आता है नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस, रिफंडेबल है तो लेना ही नहीं है, और अगर परचेज प्राइस में इंक्लूडेड है तो माइनस कर देना है। फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, फ्रेट चार्जेस, ट्रांजिट इंश्योरेंस, लोडिंग अनलोडिंग हैंडलिंग डिलीवरी चार्जेस, ब्रोकरेज एंड कमीशन। ये सारे एक्सपेंसेस तो मैं बोलता हूँ एसेट को जगह तक पहुँचाने के लिए है। फिर जगह पे पहुँचने के बाद में आता है साइट प्रिपरेशन एक्सपेंसेस, साइट रेडी कराई जाती है वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए, उसको इंस्टॉल किया जाता है, इंस्टॉलेशन फिक्सेशन इरेक्शन चार्जेस, कोई प्रोफेशनल पर्सन की हेल्प लेते उसको फीस देते तो प्रोफेशनल फीस, एंड फिर ट्रायल रन, उसका टेस्टिंग फीस। ट्रायल रन में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स जो भी लगे ऐड करो, कुछ इनकम जनरेट किए ट्रायल रन से माइनस करो और नेट अमाउंट इधर कॉस्ट में ऐड कर दो। ये हो गया रिलेटेड एक्सपेंसेस। रिलेटेड एक्सपेंसेस के बाद में कोई भी एक्सपेंसेस अगर हमने कोई मिस कर दिया ऊपर, सो एनी अदर एक्सपेंसेस जो एक्विजिशन से रिलेटेड था वो भी ऐड कर दो। सो ये भी रिलेटेड एक्सपेंसेस ही आ गया। हाँ, फिर उसके बाद में इंपॉर्टेंट है ऐड क्या करना है अपने को, उसके बाद हमको ऐड करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ रिमूवल बिफोर टैक्स। जो हम लोग लास्ट में डिसमेंटलिंग के टाइम पे, जो हमारा स्क्रैप करने के टाइम पे जो खर्चा लगने वाला है डिसमेंटलिंग के लिए, वो हम लोगों को बिगनिंग में ही ऐड करके रखना चाहिए, लेकिन उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के रखनी चाहिए। इसमें मैंने प्रॉब्लम भी करवाया था और तुम लोग से असाइनमेंट भी लिया था। हाँ, कोई गवर्नमेंट का ग्रांट है तो वो माइनस कर देना है, एंड वी गेट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सिर्फ परचेज प्राइस का हम लोग पेमेंट करेंगे, जो परचेज प्राइस है इसका कैश पेमेंट करेंगे,
ये जो रिलेटेड एक्सपेंसेस है ये कैश पेमेंट होगा, लेकिन ये जो प्रेजेंट वैल्यू है इसका प्रोविज़न क्रिएट होगा। तो उसके लिए मैंने एंट्री बनाई है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक परचेज प्राइस एंड रिलेटेड एक्सपेंसेस एंड टू प्रोविजन फॉर रिमूवल कॉस्ट। जो रिमूवल कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू निकाली उसके लिए प्रोविजन क्रेडिट हुआ। फ्यूचर में ये प्रोविजन में चेंजेस भी आ सकता है, प्रोविजन क्योंकि ये एस्टीमेट है ना, एस्टीमेट बदल भी सकता है। लेकिन अगर कोई खरीदने के टाइम पे खरीदने के बाद एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं फॉर प्रमोशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट और न्यू लोकेशन, कोई इनॉग्रेशन का खर्चा है, स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं नए लोकेशन पे, जनरल ओवरहेड्स है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है, तो ये सारे एक्सपेंसेस ऐड नहीं होंगे। ये एक्चुअली प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए नहीं है, ये बिजनेस को चलाने के लिए है। तो ये सारे एक्सपेंसेस पीएनएल में जाएंगे। ऑल दिस एक्सपेंसेस विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल। सो ये मैंने एग्जांपल्स किए थे जो तुम लोगों को सॉल्व करने चाहिए। मैंने खुद के मेरे एग्जांपल्स भी दिए, वो बहुत काम के हैं। खुद के जो एग्जांपल्स होते हैं ना वो ऐसे ही नहीं है, तुम लोगों को पढ़ के नहीं छोड़ देना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये अपना प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेज फॉर इमीडिएट पेमेंट हो गया। आफ्टर परचेज फॉर इमीडिएट पेमेंट हम लोग नेक्स्ट जाते हैं। परचेज फॉर इमीडिएट पेमेंट के बाद में कंटिन्यू, मैंने उसी को कंटिन्यू किया है। परचेज फॉर इमीडिएट पेमेंट के बाद में आगे देखो सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट पे जाएंगे, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ एसेट्स में कोई तकलीफ नहीं है। एक्सचेंज ऑफ एसेट्स सेम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाला ही है। अरे एक्सचेंज ऑफ एसेट्स अगर मैं शॉर्ट में बता भी दूँ तो मैंने ये एक एग्जाम्पल किया था ना, इसमें मैंने ना नोट में लिखा दिया था, इन केस ऑफ एक्सचेंज ऑफ एसेट्स इफ द ट्रांजेक्शन हैज कमर्शियल सब्सटेंस then acquired asset will be recognized at fair value of outgoing asset. Acquired asset will be recognized at fair value of outgoing assets, that is 18 million। वो तो छोड़ दो, प्रॉब्लम है। लेकिन इन केस ऑफ वेयर ट्रांजेक्शन हैज कमर्शियल सब्सटेंस, नया जो एसेट आएगा वो फेयर वैल्यू ऑफ आउटगोइंग एसेट पे रिकॉग्नाइज होगा। लेकिन अगर इफ द ट्रांजेक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस, इन केस एक्सचेंज ऑफ एसेट्स, इफ ट्रांजेक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस देन एक्वायर्ड एसेट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एट बुक वैल्यू ऑफ आउटगोइंग एसेट। जो आउटगोइंग एसेट्स है उसके बुक वैल्यू पे, उसके कैरिंग अमाउंट पे हम लोग इनकमिंग एसेट को रिकॉर्ड करेंगे। सो याद रखना, आने वाला एसेट जाने वाले एसेट के फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा तो ट्रांजैक्शन हैज कमर्शियल सब्सटेंस। आने वाला एसेट अगर जाने वाले एसेट के बुक वैल्यू पे रिकॉग्नाइज होगा तो ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। और प्रॉब्लम अगर साइलेंट है तो दोनों तरीके से सॉल्व कर देना। मैंने ये वाले प्रॉब्लम को दोनों तरीके से सॉल्व कर दिया क्योंकि प्रॉब्लम ने कुछ मेरे को डिटेल नहीं दी है। रिगार्डिंग नेक्स्ट इज सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट। सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट में खुद जो एसेट बनाते हैं उसमें मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड शेयर इन कॉमन एक्सपेंस, कोई जनरल ओवरहेड्स नहीं है, शेयर इन कॉमन एक्सपेंसेस ऐड कर दो, मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। लेकिन कोई वेस्टेज होगा ना तो वो ऐड नहीं करना। इफ एनी एबनॉर्मल लॉसेज इनकर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, हाँ कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के समय कोई मटेरियल वेस्ट हो गया, लेबर ने टाइम ख़राब कर दिया, कोई भी एबनॉर्मल लॉसेज आ गया तो वो अपने को यहाँ से हटा देना। इट शुड नॉट बी एडेड टू कॉस्ट ऑफ एसेट। और एक चीज़, अगर मेरे स्टोर से या दूसरे साइड से, एक साइड से दूसरे साइड पे कुछ मटेरियल ट्रांसफ़र किया है तो वो प्रॉफिट पे नहीं करना चाहिए, कॉस्ट पे करना चाहिए। इफ़ एनी इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र इज़ मेड from stores to construction site, then cost of such transfer should be taken after elimination of internal profits। हाँ, इंटरनल प्रॉफिट्स को हटा के फिर उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। चलो ये भी हो गया। सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट में मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करना चाहिए, शेयर इन कॉमन एक्सपेंसेस ऐड करना चाहिए। ये सब ऐड करके अपने को मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट। कोई एबनॉर्मल लॉसेस आएगा तो हटा दो उसको, एनी एबनॉर्मल लॉसेस देन रिमूव इट। और एबनॉर्मल लॉसेस के बाद में कोई अगर स्टोर से ट्रांसफ़र होता है, इंटरनल ट्रांसफ़र है, तो उसमें प्रॉफिट एलिमेंट नहीं होना चाहिए। आफ्टर सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट आ गया हायर परचेज एसेट। हायर परचेज एसेट में जो भी फ्यूचर डेट को पेमेंट किया है उसमें से इंटरेस्ट हटाओ और जो कैश प्राइस आएगा दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ पीपीई। जो कैश प्राइस आएगा दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इफ एनी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज एक्वायर्ड ऑन हायर परचेज
then we should consider cost of PPE equal to cash price only. Then we should consider cost of PPE equal to cash price only. Extra payment above cash price, that is interest. जो कैश प्राइस है ना, ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का कॉस्ट है, इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं दैट इज इंटरेस्ट. सो इंस्टॉलमेंट जो भी फ्यूचर डेट को, डिफर्ड डेट को, फ्यूचर डेट को पेमेंट कर रहे हैं उसमें से डिस्काउंटिंग करो और प्रेजेंट वैल्यू जो आएगी दिस इज द कॉस्ट ऑफ एसेट. हाँ, इसके ऊपर का जो अमाउंट है दैट इज इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट जाता है पीएनएल में. यह हायर परचेज है, ये हम लोग ने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टॉपिक में भी किया था. सो ये हो गया अपने सारे एसेट्स के जो भी ट्रीटमेंट थे ना, इमीडिएट पेमेंट, एक्सचेंज ऑफ एसेट, देन सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट एंड डिफर्ड पेमेंट, हायर परचेज. लेकिन इसके साथ कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी डिस्कस किया था कि कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अगर डिफर्ड क्रेडिट पे और उसमें कोई इंटरेस्ट अलग से मेंशन नहीं है, अलग से पे नहीं करना है, कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मेंशन किए, लेकिन पेमेंट फ्यूचर डेट को होगा, तो इंडियस ये मानने को तैयार नहीं है इसमें इंटरेस्ट नहीं. इंडियस बोलता है जो भी मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस पर डिस्काउंट करो और जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी उसी को एसेट की कॉस्ट मानो. सो इफ एनी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज acquired on deferred credit and no interest is required to be paid additionally, then also it is assumed that purchase price is inclusive of interest and we need to calculate the present value of purchase price to identify the interest or अनवाइंडिंग कॉस्ट. जो इंटरेस्ट अनवाइंडिंग कॉस्ट है वो पीएनएल में जाएगा और वो माइनस करने के बाद जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी दैट विल बी शोन एज कॉस्ट ऑफ पीपी. और एक जो पॉइंट हमने डिस्कस किया था वो था इंसिडेंटल इनकम. मेरा सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट, कोई भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अगर पूरा बना नहीं है और मैं उसको थोड़ा सा इनकम जनरेट कर रहा हूँ फ्रॉम ऑल्टरनेटिव यूज़, तो वो इनकम लेस फ्रॉम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट नहीं होगा, दैट इनकम विल बी क्रेडिटेड टू पीएनएल. यहाँ पे लिखा ही है मैंने ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ अदर देन मेन यूज. सो एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडिया 16, टेम्पररी इनकम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट फ्रॉम इट्स इंसिडेंटल ऑपरेशंस शुड नॉट बी रिड्यूस्ड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ पीपी, बट इट विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल. वो पीएनएल में ट्रांसफर होएगा, इट विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल. इट मीन्स दैट income from incidental operations will not affect cost of PPE. so incidental income से जो भी इनकम आएगी वो कॉस्ट ऑफ पीपी को इफेक्ट नहीं करेगी, वो सीधा पीएनएल के क्रेडिट में जाएगी, है ना. उससे हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को रिड्यूस नहीं करेंगे. जैसे ज़मीन है मेरे पास, यूज ऑफ लैंड फॉर पार्किंग एरिया विच वॉज एक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग. सो फैक्ट्री बिल्डिंग नहीं बनाई और थोड़े दिन में उससे पार्किंग के लिए जगह देके मैं पेन पार्क के इनकम जनरेट कर रहा हूँ. सो वो कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग से माइनस नहीं करना, ये इंसिडेंटल इनकम है, ये मेन यूज से अदर देन मेन यूज इनकम है. सो ये अपने को पीएनएल के क्रेडिट में लिखना पड़ेगा. सो ये अपना और एक पॉइंट था, ठीक है ना. हाँ, उसके बाद में एक और पॉइंट जो मैंने किया था, कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टेकन ऑन लीज. अगर फाइनेंस लीज है तो लेसी के बुक्स में जाना, क्योंकि ओनर लेसी होता है. और उसकी कॉस्ट कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, जो फ्यूचर डेट पे हम लोग रेंट पे करते हैं ना, डिस्काउंट करो और उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, या फिर जो भी मार्केट में फेयर वैल्यू चल रही है, दोनों में से विच एवर इज लोअर. लेकिन एसेट इज गिवन ऑन ऑपरेटिंग लीज, अगर ऑपरेटिंग लीज पे हम लोग एसेट को दे रहे हैं, इफ एसेट इज गिवन ऑन ऑपरेटिंग लीज, तो फिर ओनर लेसर होता है. लेसर के बुक्स में जाओ और लेसर के बुक्स में उसका जो नॉर्मल इंडिया 16 में अगर उसने इमीडिएट पेमेंट पे खरीदा तो इमीडिएट पेमेंट वाला रूल अप्लाई हो जाएगा. अगर उसने खुद ने बनाया तो सेल्फ कंस्ट्रक्टेड वाले प्रिंसिपल्स, रिकॉग्निशन प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे. अगर उसने डिफर्ड क्रेडिट पे लिया है तो वो वाला प्रिंसिपल अप्लाई होएगा. अगर उसने एक्सचेंज ऑफ एसेट में लिया है तो वो वाला प्रिंसिपल, जो भी नॉर्मल इंडिया 16 में रिकॉग्निशन प्रिंसिपल्स है उससे उसकी कॉस्ट आइडेंटिफाई करो, रिकॉर्ड करो, ठीक है. सो दिस वॉज कॉस्ट ऑफ पीपी टेकन ऑन लीज. ये यहाँ पे हमारा रिकॉग्निशन इनिशियल कंप्लीट होता है, इनिशियल रिकॉग्निशन इज ओवर. अब हम लोग इसके बाद में जाते हैं इनिशियल रिकॉग्निशन के बाद सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन पे. मैं अलग अलग क्वेश्चंस डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वो तो तुमको करने हैं, जो क्वेश्चंस है वो तो तुम लोगों को सॉल्व करने हैं. सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन के 3 पार्ट थे. डे टू डे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस सीधा पीएनएल डेबिट कर देना, लेकिन अगर रिप्लेसमेंट है
तो सबसे पहले तो रिप्लेसमेंट है, तो स्टार्ट से ही हम लोग एसेट के 3 पार्ट बनाएंगे, कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2 एंड टोटल। 3 पार्ट का मतलब है जितने भी कंपोनेंट्स हैं, और सबको सेपरेटली हम लोग डेप्रिशिएट करेंगे क्योंकि यूज़फुल लाइफ सबकी अलग अलग होगी। और जो पार्ट को रिप्लेस करेंगे उस दिन उसकी जो बुक वैल्यू है वो निकाल देंगे, और जो नया कॉस्ट है वो ऐड कर देंगे, जो नया कॉस्ट है वो ऐड कर देंगे। इवन फॉर इंस्पेक्शन ऑल्सो वी आर गोइंग टू डू द सेम थिंग। इंस्पेक्शन कॉस्ट भी एक मेजर एक्सपेंडिचर है। सो कंपोनेंट बेस्ड मेथड से इंस्पेक्शन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ पीपी, और वो इंक्लूसिव होता है, फर्स्ट डेट में इंक्लूसिव ही लेने का। जो भी टोटल वैल्यू उसमें इंस्पेक्शन कॉस्ट इज पार्ट ऑफ दैट, इट इज़ नॉट एडिशन टू दैट, इट इज़ पार्ट ऑफ दैट। सो इंस्पेक्शन को भी सेपरेट एक कंपोनेंट बेस्ड मेथड से डेप्रिशिएट करने का, फिर वो ज़ीरो हो जाएगा, फिर और इंस्पेक्शन कॉस्ट ऐड हो जाएगा। सो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पीएनएल में जाएगा, लेकिन रिप्लेसमेंट कंपोनेंट बेस्ड मेथड से डेप्रिशिएट होगा। जिस दिन रिप्लेस करेंगे उस दिन जो भी बुक वैल्यू है वो बुक से आउट कर देंगे, डी रिकॉग्नाइज कर देंगे और नया कॉस्ट ऐड कर देंगे। इंस्पेक्शन दैट विल बी ऑल्सो डेप्रिशिएटेड बाय कंपोनेंट बेस्ड मेथड, फिर खत्म हो जाएगा, वापस से इंस्पेक्शन कॉस्ट लगेगा, पुराना वाला राइट ऑफ कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन, और फिर नया इंस्पेक्शन कॉस्ट ऐड कर देंगे। सो दैट इज व्हाट वी हैव डन विद इंस्पेक्शन कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। इतना रिकैप के लिए बहुत होता है जब मैं रिकैप करवाता हूँ, क्योंकि तुमने स्टैंडर्ड तो किया हुआ ही। ये हो गया सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन। हाँ, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन के बाद आता है मॉडल्स फॉर प्रेजेंटेशन। मालूम है ये मॉडल्स फॉर प्रेजेंटेशन में बहुत टाइम गया था अपने को। मॉडल्स फॉर प्रेजेंटेशन टुक लॉट ऑफ टाइम, हमने बहुत टाइम डाल दिया था इस पर। पहला तो है 2 मॉडल्स है बैलेंस शीट में शो करने के लिए, कॉस्ट मॉडल एंड द अदर वन इज रिवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट मॉडल में क्या करने का, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन, जो बचेगा वो बुक वैल्यू। ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन, जो बच गया वो बुक वैल्यू। इसमें से इम्पेयरमेंट लॉस माइनस करो। इम्पेयरमेंट लॉस कब माइनस करने का, जब भी फेयर वैल्यू मार्केट में उसकी फेयर वैल्यू, बुक वैल्यू 100 है लेकिन मार्केट में फेयर वैल्यू 80 है, तो समझ जाने का 20 रुपये का इम्पेयरमेंट लॉस है। सो इम्पेयरमेंट लॉस वैसे ही बुक करेंगे, लेस फ्रॉम एसेट पीएनआर डेबिट, जैसे हम लोग डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं एग्जैक्टली वैसे ही बुक करेंगे। सो इम्पेयरमेंट लॉस इज कैलकुलेटेड व्हेन फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बिकम्स लेस देन द कैरिंग अमाउंट। इट इज ऑल्सो नोन एज डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। सो कॉस्ट मॉडल में डेप्रीसिएशन माइनस करना है, इम्पेयरमेंट माइनस करना है, अपवर्ड नहीं, अपवर्ड के लिए रिवैल्यूएशन मॉडल। सो डाउनवर्ड में इम्पेयरमेंट आ सकता है। इम्पेयरमेंट का मतलब है वो दैट्स फॉर प्रूडेंस पर्पस। हाँ, और एंट्री भी दी है मैंने, पहली एंट्री इम्पेयरमेंट लॉस टू पीपीई एंड पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इम्पेयरमेंट लॉस, ये हो गया। फिर आता है उसके बाद रिवैल्यूएशन मॉडल। अंडर रिवैल्यूएशन मॉडल अब ये रिवैल्यूएशन मॉडल में क्या करने का, एज पर प्रोविजंस ऑफ इंडिया 16 entities can choose revaluation model for true and fair presentation of assets के ट्रू और फेयर प्रेजेंटेशंस के लिए अपने को रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करना चाहिए। और जब रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करेंगे तो मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे। सबसे पहले एंट्री पास होएगी पीपी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व्स। कितना रिवैल्यू कर सकते हैं अपवर्ड, जितने मार्केट में फेयर वैल्यू चल रही है उससे ज़्यादा नहीं। हमारे बुक्स में वैल्यू 100 है, मार्केट में 120 वैल्यू चल रही है, तो 20 रुपये से रिवैल्यू कर दो। लेकिन ये पीएनएल के क्रेडिट में नहीं जाएगा, हम प्रॉफिट को मैनिपुलेट नहीं करेंगे। दिस विल बी क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व्स, और रिवैल्यूएशन रिजर्व्स प्रॉफिट एंड लॉस का एक सेपरेट पार्ट है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। जो रियलाइज्ड प्रॉफिट्स नहीं होता ना, जो कैश प्रॉफिट्स नहीं होता, वो हम शो करते हैं ओसीआई में। प्रॉफिट एंड लॉस में फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट होता है, सेकेंड पार्ट को बोलते हैं अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, तो ये वहाँ पे जाता है। फिर उसके बाद में अगर एक बार इंक्रीज हो गया एसेट की वैल्यू, सो वो इंक्रीज वैल्यू डेप्रीशिएट करेंगे। इंक्रीज वैल्यू को जब डेप्रीशिएट करेंगे तो पहले जो डेप्रीसिएशन चार्ज होता था और अब इंक्रीज वैल्यू पे जो डेप्रीसिएशन चार्ज होता है वो ज़्यादा होएगा। सो ओरिजिनल डेप्रीसिएशन प्लस इंक्रीज डेप्रीसिएशन के बीच का जो डिफरेंस है वो एडिशनल डेप्रीसिएशन। पहले तो ओरिजिनल प्लस एडिशनल डेप्रीसिएशन पूरा पीएनएल में डेबिट हो जाएगा और नेट प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन फिर बैलेंस शीट में जाने के बाद में रिवैल्यूएशन रिजर्व से जो एडिशनल डेप्रीसिएशन है ना, उतना अमाउंट रिवैल्यूएशन रिजर्व से निकाल के ट्रांसफ़र करेंगे रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफ़र करेंगे। ये प्रोसीजर चलते रहेगा।
इसका मतलब है जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो एक्चुअली पीएनएल को चार्ज नहीं होना चाहिए। पहले नॉर्मल अकाउंटिंग कर दी, लेकिन उसके बाद में मालूम है ये पीएनएल में चार्ज नहीं होना चाहिए, तो रिवैल्यूएशन से निकाल के, रिजर्व से निकाल के पीएनएल को कॉम्पनसेट किया। देख लो, पहले हम लोग ने एंट्री पास की डेप्रिसिएशन टू पीपीई, इसमें डेप्रिसिएशन में दोनों है, एडिशनल भी है और एग्जिस्टिंग भी है। फिर वो पूरा ट्रांसफ़र कर दिया पीएनएल में, पीएनएल टू डेप्रिसिएशन। लेकिन जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन था फिर वो रिवैल्यूएशन रिजर्व्स टू रिटेन अर्निंग्स, दैट इज कंपनसेशन ऑफ पीएनएल अकाउंट। तो इस तरीके से एंट्री पास करनी है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट मैंने तुम लोगों को सिखाया था, दैट वाज अगला पॉइंट था कि कब कब रिवैल्यू करना चाहिए, अपने को रिवैल्यूएशन कब कब करना चाहिए, टाइम इंटरवल क्या है। तो मैंने टाइम इंटरवल बताया था 3 to 5 ईयर्स। लेकिन अगर एसेट की वैल्यू वॉलेटाइल, अगर मार्केट स्टेबल नहीं है, तो हम लोग हर साल भी कर सकते हैं एसेट को रिवैल्यू। और रिवैल्यू करना चाहिए बाय क्लास बेसिस। क्लास ऑफ एसेट्स विल बी रिवैल्यू। जैसे डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट्स में देखो, डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट्स में है प्लांट एंड मशीनरी एक क्लास ऑफ एसेट्स है, फर्नीचर इज ऑल्सो वन क्लास ऑफ एसेट, व्हीकल्स इज वन क्लास ऑफ एसेट्स, बिल्डिंग इज ऑल्सो वन क्लास ऑफ एसेट, बट विद इन व्हीकल्स ऑल्सो वी हैव ट्रक्स एंड कार्स। सो ये दो अलग अलग क्लास है बिकॉज उनका नेचर, फंक्शन, यूसेज अलग है। विद इन बिल्डिंग ऑल्सो फैक्ट्री बिल्डिंग एंड ऑफिस बिल्डिंग, दीज आर टू डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट्स because they belongs to different class because of the location, function and nature, उनका usage, location, function सब अलग है। So class of asset, एक class of asset को मैं revaluation model अप्लाई कर सकता हूँ, दूसरे class of assets पे मैं cost model अप्लाई कर सकता हूँ। So different models can be adopted on these on different class of assets, types of assets। ऐसा नहीं है कि एक अगर रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो किया तो सारे टाइप के एसेट्स को रिवैल्यू करना है। लेकिन अगर सपोज मैंने प्लांट एंड मशीनरी पे रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई किया तो विद इन प्लांट एंड मशीनरी जितने भी प्लांट एंड मशीनरीज है वो सारे रिवैल्यूएशन मॉडल पे जाएंगे। हाँ, फर्नीचर को कॉस्ट पे रख सकता हूँ, व्हीकल्स को कॉस्ट पे रख सकता हूँ। अगर प्लांट एंड मशीनरी पे रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई किया तो विद इन प्लांट एंड मशीनरी सारी प्लांट एंड मशीनरी रिवैल्यू होगी फॉर कंपेरेबिलिटी पर्पस। हाँ, उसके बाद में लास्ट पॉइंट था अपना मेथड्स। इसके बाद था अपना मेथड्स। अपन ने दो मेथड किया था, नेट मेथड एंड ग्रॉस मेथड। ग्रॉस मेथड में हमने ओरिजिनल कॉस्ट माइनस पीएफडी डब्ल्यूडी भी निकाला था, और फिर जो भी नई वैल्यू थी वो लिखने के बाद जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस के प्रोपोर्शन में पीएफडी को भी बढ़ा लिया और कॉस्ट को भी बढ़ा लिया और इसकी एंट्री पास कर दी। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट ये रहा 10,000, टू पीएफडी 2,000 एंड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व्स 8,000। लेकिन नेट मेथड में पीएफडी को कैंसिल किया। कैंसिल करने के लिए एंट्री पास की पीएफडी टू फिक्स्ड एसेट्स। सो फिक्स्ड एसेट्स जो कि 10,000 का था उसमें से 2,000 पीएफडी कैंसिल किया तो फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू हो गई 8,000 और बनाना है 16,000। सो फिक्स्ड एसेट्स टू रिवैल्यूएशन रिजर्व्स 8,000 से इंक्रीज कर दिया। दिस इज व्हाट वी हैव डन इन मेथड्स। और मेथड्स के बाद में लास्ट में आ गया रिलेशनशिप, रिलेशनशिप ऑफ रिवैल्यूएशन एंड इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट एंड रिवैल्यूएशन, अपवर्ड और डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन का रिलेशनशिप। अब इसमें क्या था, फर्स्ट टाइम अगर अपवर्ड हुआ है तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व्स, और बाद में सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड हुआ है तो पुराना रिवैल्यूएशन रिजर्व्स को पहले जीरो करोगे और फिर ही फर्दर लॉस है तो पीएनआर डेबिट होगा। जैसे देखो 5 लाख रुपए का रिवैल्यूएशन रिजर्व्स था, लेकिन जिस दिन सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन किया उस दिन रिवैल्यूएशन रिजर्व्स में अब 4 लाख रुपए ही है, 4 लाख रुपए ही है। तो ये पहले 4 लाख को जीरो करेंगे। हमारा 6 लाख का डाउनवर्ड हुआ है तो उसमें पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व्स, पहले पीएनएल डेबिट नहीं, रिवैल्यूएशन रिजर्व्स अकाउंट डेबिट 4 लाख, फिर पीएनएल अकाउंट डेबिट 2 लाख टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। लेकिन फर्स्ट रिवैल्यूएशन अगर डाउनवर्ड और सब्सिक्वेंट अपवर्ड्स है, फर्स्ट डाउनवर्ड और सब्सिक्वेंट अगर अपवर्ड्स है तो उसमें क्या करने का, फर्स्ट डाउनवर्ड है तो मेरी एंट्री बनेगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। फर्स्ट टाइम डाउनवर्ड है तो लॉस है, लॉस बुक करो, 5 लाख रुपए का लॉस है। लेकिन बाद में 6 लाख रुपया बढ़ रहा है, 6 लाख रुपया बढ़ रहा है तो जो 5 लाख का लॉस बुक किया था पहले उसको रिवर्स करो। तो मेरी एंट्री बन जाएगी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट 6 लाख टू जो लॉस था उसको रिवर्स किया 5 लाख और उसके ऊपर जो 1 लाख रुपया आ गया दैट विल बी ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन रिजर्व्स।
सो रिवैल्यूएशन में नंबर 1 एंट्री याद रखनी है, एसेट अकाउंट पीपी टू रिवैल्यूएशन रिजर्व्स। सेकेंड, एक्स्ट्रा डेप्रीसिएशन, एक बार पीएनएल में डेबिट हो गया, लेस फ्रॉम एसेट पीएनएल डेबिट, फिर बैलेंस शीट में जाने के बाद रिवैल्यूएशन रिजर्व से निकाल के रिटर्न अर्निंग्स में ट्रांसफर करना है। नंबर 3, 3 से 5 साल में रिवैल्यूएशन करना है, लेकिन एसेट की अगर वैल्यू बहुत वॉलेटाइल है तो हर साल एनुअली हम लोग रिवैल्यूएशन करेंगे। नंबर 4 वॉज क्लास ऑफ एसेट्स विल बी रिवैल्यूड। वन क्लास ऑफ एसेट कैन बी केप्ट एट कॉस्ट, अदर क्लास ऑफ एसेट पे रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई हो सकता है, बट विद इन क्लास ऑल एसेट्स विल बी रिवैल्यूड इफ रिवैल्यूएशन मॉडल इज अडॉप्टेड। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वॉज क्लास ऑफ एसेट्स के बाद आ गया मेथड्स। 2 मेथड है, ग्रॉस मेथड है, नेट मेथड। और मेथड के बाद में लास्ट वॉज अपवर्ड एंड डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन। अगर अपवर्ड रिवैल्यूएशन रिजर्व्स किया था और रिवैल्यूएशन रिजर्व्स में क्रेडिट बैलेंस है तो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन करते समय पहले वो क्रेडिट यूज होगा फिर पीएनएल डेबिट होगा, या पहले डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ था और पीएनएल डेबिट हुआ था और फ्यूचर में अगर अपवर्ड हुआ है तो पहले जो पीएनएल डेबिट हुआ था उसको पहले पूरा क्रेडिट करो, वो पूरा क्रेडिट होने के बाद फर्दर प्रॉफिट है तो वही रिवैल्यूएशन रिजर्व्स में जाएगा। दिस वॉज अबाउट रिवैल्यूएशन। आफ्टर रिवैल्यूएशन फिर तो छोटी छोटी बातें डेप्रीसिएशन की थी। रिवैल्यूएशन के बाद आ गया डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन में अपने पास 3 मेथड्स हैं। वी हैव 3 मेथड्स ऑफ डेप्रीसिएशन। कौन से 3 मेथड्स है? स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग बैलेंस, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। मेथड्स कौन सेलेक्ट करेगा? एंटरप्राइज विल सेलेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एसेट, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एसेट, क्या टाइप का एसेट्स है। और फिर इसमें पॉइंट्स बताए थे कि डेप्रीसिएशन शुड बी कैलकुलेटेड फॉर ईच एसेट सेपरेटली, लेकिन ग्रुप ऑफ एसेट्स फॉर्म अगर करके रखा है तो ग्रुप को डेप्रीशिएट कर सकते हो। हाँ, फिर अगर इफ़ एनी एसेट इज़ फॉर्म बाय डिफरेंट कंपोनेंट्स, अगर अलग अलग कंपोनेंट्स उनकी लाइफ अलग अलग है तो फिर डेप्रीसिएशन कंपोनेंट बेस्ड मेथड से चार्ज होगा, कंपोनेंट वाइज डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे। सेम एसेट कोई अलग अलग यूजफुल लाइफ है तो अलग अलग कंपोनेंट्स बना लेंगे। कोई लैंड एंड बिल्डिंग साथ में एक्वायर की है तो डेप्रीसिएशन कैन बी चार्ज ओनली ऑन बिल्डिंग, क्योंकि लैंड की लाइफ इनडेफिनेट है। डेप्रीसिएशन खाली हम लोग डेफिनेट यूजफुल लाइफ वाले एसेट्स को ही करते हैं। हाँ, अंडर एबनॉर्मल कंडीशंस इवन लैंड कैन बी डेप्रीशिएटेड, कभी कभी लैंड की भी लाइफ लिमिटेड हो जाती है। अच्छा, डेप्रीसिएशन कब से शुरू करना चाहिए? नंबर 1, when asset is ready for, when asset is held for more than 1 year, and number 2, when the asset is ready for use। ये 2 कंडीशन, एसेट इज हेल्ड फॉर मोर देन 1 ईयर एंड इट इज़ रेडी फॉर यूज। और कब डेप्रीसिएशन रोक देना चाहिए? नंबर 1, जब एसेट को हम लोग ने डी रिकॉग्नाइज कर दिया, मतलब बेच दिया। एंड नंबर 2 इज इफ इट इज़ हेल्ड फॉर सेल, उसको रिटायरमेंट दे दिया, बेचने के लिए रख दिया, तो यहाँ पे ये डेट से डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं करना है। हाँ, कुछ चेंजेस आ सकते हैं डेप्रीसिएशन में, जैसे एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ बदल सकती है, एस्टिमेटेड सैल्वेज वैल्यू बदल सकती है, मेथड भी बदल सकता है। ये सब को हम लोग बोलते हैं चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, और ये सारे चेंजेस प्रोस्पेक्टिवली हम लोग अप्लाई करेंगे। प्रोस्पेक्टिवली का मतलब है जिस दिन चेंज होगा वो दिन से चेंजेस अप्लाई कर देंगे। कोई पुराना रेट्रोस्पेक्टिव चेंज नहीं करना है अपने को, पुराने वैल्यूज़ को जाके नहीं बदलना है, एज पर इंड AS 8 के हिसाब से। फिर उसके बाद में मैंने ये सब एग्जांपल्स वगैरह सब करवा दिए थे तुमको, चेंजेस के भी, ये सब तुमको करने ही चाहिए। और फिर आगे डी रिकॉग्निशन, जब भी हम लोग बेचेंगे तो जो भी डिफरेंस आएगा, प्रॉफिट हो या लॉस, दैट विल बी ट्रांसफर टू P&L स्टेटमेंट। ये समझाने की ज़रूरत नहीं है। डिस्क्लोजर इज ऑडिट रिक्वायरमेंट, डिस्क्लोजर तुम देख सकते हो, डिस्क्लोजर में मैं क्या डिस्कस करूँ। हाँ, ये लास्ट था चेंज इन एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग। जो याद है इनिशियल रिकॉग्निशन में हम लोग ने कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग ऐड किया था। अगर फ्यूचर डेट में या तो उसकी वैल्यू बदल सकती है, चेंज इन एस्टिमेटेड कॉस्ट। हमने सोचा था 50 लाख रुपया लगेगा रिमूवल कॉस्ट, लेकिन लगने वाला है 60 लाख या लगने वाला है 40 लाख, तो हमने जो प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी वो रॉन्ग हो जाती है, तो उसको बदलने की ज़रूरत है। या फिर चेंज हो सकता है डिस्काउंटिंग रेट, मैंने 10% रेट से किया था और डिस्काउंटिंग रेट हो गया 7%, सो प्रोविज़न को बदलना है। और प्रोविज़न को बदलना बहुत ईजी है। क्या करने का, जिस दिन चेंज हो रहा है ना, जिस दिन बदलाव आ रहा है ना, उस दिन की प्रेजेंट वैल्यू निकालो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ओरिजिनल प्रोविज़न और प्रेजेंट वैल्यू उस दिन के डेट पे जो नया एस्टिमेशन है उसके हिसाब से वैल्यू निकाल लो। और जो दोनों का डिफरेंस है, अगर वो इंक्रीज़ हो रहा है तो इंक्रीज़ इन प्रोविज़न है, तो एंट्री बन जाएगी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर रिमूवल कॉस्ट, और डिक्रीज़ हो रहा है तो प्रोविज़न फॉर रिमूवल कॉस्ट टू PP
we will reduce the value of property, plant and equipment. And this is the treatment. This treatment should be followed. ठीक है ना. Steps to solve भी लिखा के दिया था. Calculate original provision on the date of change. Calculate revised provision on the date of change. And the difference of original and revised provision will be either increase or decrease in provision. If increase, then add to cost of PPE, and if decrease, then deduct from cost of PPE. अगर increase है तो add to cost of PPE, और अगर reduction है then reduce from cost of PPE. चलो ठीक है, that's it. We'll stop here. So मैंने complete तुम लोगों को revision दे दिया इसका. I have given complete revision. प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट का मैंने कंप्लीट रिवीजन दे दिया है तुम लोगों को, जो मैंने टॉपिक करवाया था. और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि सब टॉपिक का इस तरीके से तुमको बना के दूँ कि कुछ अभी तो ठीक है, अभी पूरा फ्रेश है माइंड में, लेकिन जब काफ़ी सारे टॉपिक्स हो जाते हैं ना, तब अपने को ये रिकैप्स बहुत काम में आते हैं. तब वो छोटे छोटे हर डे के समरी नोट्स, समरी जो वीडियोस में डालता हूँ वो, प्लस ये कंप्लीट लेक्चर का समरी, तब बहुत काम आता है. चलो दैट्स इट, विल स्टॉप इट हियर. ये स्टूडेंट्स की डिमांड थी, ऑन द डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स जो एग्जाम्स देने जाते हो, बोलते हैं सर बाकी सब कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हो. तो आई स्टार्टेड डूइंग दिस ऑल्सो. चलो दैट्स इट, आई विल स्टॉप इट हियर.